हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम डेली आपसे 2 मेंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, वो हमने सैटरडे से प्रारंभ किए। आपने सैटरडे वाले क्वेश्चंस जो करंट बेस्ड थे उनको देखा होगा। आज हम लोग शेड्यूल पर आते हैं और शेड्यूल के अनुसार अगर हम देखें तो आज हमारे शेड्यूल में मंडे है और पॉलिटी और गवर्नेंस का टर्म है। तो आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बुक की बात करेंगे और इसके 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू सक्सीड इट्स अलायंस विद द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, डिस्कस। राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए उसका आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र से गठबंधन जरूरी है, चर्चा करें। देखिए, अब इस प्रश्न को हमने आज आपसे बता दिया था, कल ही बता दिया था कि हम डेमोक्रेसी का टॉपिक लेंगे और आज दोनों क्वेश्चंस आपके डेमोक्रेसी बेस्ड हैं। तो कोई भी लोकतंत्र, जो आप लोकतंत्र एक सिस्टम को देखते हैं, वो सिस्टम क्या है? वह सिस्टम आप मोटे तौर पर मानते हैं जहां पर पीपल्स अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नेंस का काम करते हैं। लेकिन यह प्रश्न कह रहा है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हो। तो इस प्रश्न को शुरू कैसे करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी है जो आपको आइडिया पूरा दे देगी कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द राइट टू वोट, इट इज द राइट टू लिव इन डिग्निटी। हियर द फोकस इज डिग्निटी। तो डेमोक्रेसी केवल वो सिस्टम नहीं है जहां पर आपको राइट टू वोट मिल जाए, डेमोक्रेसी वो सिस्टम भी है जहां पर आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी मिले। एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी कैसे मिलेगा? जब आपको इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, आपके पास पावर्स होंगी और आप अपने आप को एस्टैब्लिश्ड और सिक्योर महसूस करेंगे। तो डेमोक्रेसी का इसेंस केवल वोट देना नहीं है। डेमोक्रेसी तब होती है जब लोग, जो समाज के, उस देश के लोग हैं, वो डिग्निटी के साथ जी सकें। और डिग्निटी आती है जब उन्हें पॉलिटिकली और सोशली एम्पावर्ड फील कराया जाता है। पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली उनकी से होती है एंड दे आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में इस आइडिया को ही प्रोपोगेट करें। इसके बाद हम मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में हमें क्या करना है? सबसे पहले आप डिफाइन करिए कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं और सोशल डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं। इन दोनों शब्दों को की डेफिनेशन को आप कनेक्ट करिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ, तो ये आपकी मेन बॉडी बनेगी। तो इसमें हमको करना कैसे है, इस बात को हम कैसे करेंगे कि हम इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कनेक्ट करें। देखिए, अब एक सिंपल लाइन मैंने इसमें इसके लिए भी आपके लिए लिखी है, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। लोकतंत्र की जो स्पिरिट है, जो लोकतंत्र की भावना है, वो बाहर से नहीं थोपी जा सकती है, यह अंदर से आती है। ग्रेजुअल सोशल कंसोलिडेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर द बेसिक वैल्यूज और इंग्रेडिएंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यानी कि जो धीरे धीरे सामाजिक एकीकरण है और आर्थिक विकास है, वही राजनीतिक लोकतंत्र का बेसिक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, वही मूल तत्व है, इसी से बनेगी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि जैसे जैसे समाज का विकास होगा और समाज का आर्थिक विकास होगा, तभी वो लोकतंत्र एक तरीके से स्थापित हो पाएगा। ऐसा समाज जहां पर पूंजी या सत्ता एक जगह पर ही केंद्रित हो और समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व ना हो, उसको पॉलिटिकली भी डेमोक्रेसी कहना सही नहीं है। तो बेसिकली हमें सोशल डेमोक्रेसी भी चाहिए और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो बेसिकली जो थिंकर्स हैं वो कनेक्ट करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमीज से। आपको यहाँ पर इसको सोशलिस्ट इकोनॉमीज से कनेक्ट नहीं करना है। आपको सोशल डेमोक्रेसी का मतलब समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नीति निर्माण में और नीति क्रियान्वयन में होना चाहिए, ऐसा सिक्योर करना है।
समाज में जो संसाधन है उन संसाधनों का ऐसा वितरण हो कि सबसे अंतिम व्यक्ति तक भी संसाधन पहुंचे और उसके पास वो अवसर हो जिससे वो राजनीतिक परिवेश में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सके, ऐसा सामाजिक और आर्थिक ढांचा होना चाहिए। तो ये है मेन बॉडी। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जब तक ये दोनों यानी कि आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र नहीं होंगे तब तक राजनीतिक लोकतंत्र के कोई मायने ही नहीं होंगे, कोई ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को साउंड रखना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो पहले आपको सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लानी होगी। यही थीम है आपके इस मेन बॉडी की। इसके लिए आप वेरियस फैक्ट्स को दे सकते हैं। अगर आप किसी थिंकर के थॉट को इसमें ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे गांधी, रूजवेल्ट वगैरह। इसके बाद इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखिए एक लाइन मैंने इसके लिए भी लिखी है। देखिए मैंने आपको कल दूसरे तरीके से बताया था सैटरडे वाले में, आज पहला क्वेश्चन दूसरे तरीके से बता रहा हूँ और दूसरा दूसरे तरीके से बताऊंगा। द थिंग इज आपके दिमाग में डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए, आप कैसे उसको फ्रेम करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारे मेजर आइडियाज बता दूंगा जिससे आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अब देखिए कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे। कंक्लूजन में देखिए जो मैंने लाइन लिखी इसको समझिएगा, एक कोटेशन दी है किसी की कि डेमोक्रेसी इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस यू नो जस्ट एट इलेक्शन टाइम एंड इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस जस्ट with one event. It is an ongoing building process, but it also ought to be the part of our culture, a part of our lives. यानी कि राजनीति या लोकतंत्र वह स्थिति नहीं है जब आप केवल वोट डाल देते हैं या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो हो रहा है। लोकतंत्र एक कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेवलपिंग प्रोसेस है, और यह हमारे कल्चर का, हमारे जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, आप इसको कैसे देख सकते हैं, जैसे आपने सैटरडे वाले क्वेश्चन में देखा था एंशिएंट टाइम से डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन इंडिया में डेवलपमेंट देखा था। तो बेसिकली जब सामाजिक भावना ही लोकतांत्रिक होगी तभी लोकतंत्र की स्थापना होगी। जब समाज में आर्थिक संसाधनों को इस प्रकार से वितरित किया जाएगा कि पहुंच सब तक हो, तभी वो आर्थिक लोकतंत्र होगा और तभी वो लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए कारगर होगा। ठीक है, तो आप कंक्लूजन में डेमोक्रेसी को ही डिफाइन करिए और उसके उस पार्ट को, उस कंपोनेंट को जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एंगल के साथ एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के तौर पर स्थापित करता है। और आप इसमें इंडिया का या अमेरिका का किसी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कंक्लूजन में कि हमें इस तरीके से अपनी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी एक बैलेंस्ड वे में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को ग्रो करती है, बैलेंस करती है और इससे एक बेटर सोसाइटल फॉर्म ऑफ सोसाइटी बन सकती है। ये है हमारा कंक्लूजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे मैं दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपका ट्रेडिशनल पैटर्न है। आप देखिए, दोनों में से मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। मैं आपको उस तरीके से ही आगे के आंसर्स दिया करूँगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। जैसा आपको एक ट्रेडिशन में पता है कि हम आपको सारे पॉइंट्स बता देते हैं, आप उसी को सुन करके लिख लेते हैं, क्योंकि कल मैंने देखा कि बच्चों ने ज़्यादातर वही पॉइंट्स लिखे हैं जो पॉइंट्स मैंने बोले। ठीक है, केवल उन पॉइंट्स पर ही नहीं फोकस करना है, आपको उन एंगल से आपको थोड़ा सा वास्ट लेवल पे ले जाना है, आप उसको और चीज़ों से भी कनेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। द कोर्ट अप्लाइज explains that despite all the imperfections, democracy continues to be the best possible alternative. Critically analyze, अभी टर्म है यहाँ पर क्या, critically analyze। ठीक है, इसको हिंदी में अन्य सभी को छोड़कर लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है। इस उदाहरण को उपयुक्त रूप से व्याख्या करते हुए अब इस अपनी खामियों के बावजूद लोकतंत्र सबसे अच्छा विकल्प, संभव विकल्प बना हुआ है। समालोचनात्मक विश्लेषण करें। अब इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा बात को घुमा के कहा गया है। ठीक है, पहली लाइन क्या कह रही है कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। ठीक है, अन्य सभी को छोड़कर लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है।
ठीक है, आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, बस यही है प्रश्न। तो प्रश्न कहना क्या चाह रहा है? प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रिवेलिंग और एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट। आपको अगर वो पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को हटा दे तो डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहने का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी को छोड़कर बाकी सारे जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स को हटाने के बाद डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये इसको अगर हम डायरेक्टली कहें तो कहना ये चाह रहे हैं कि इन कंपैरिजन टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी बाकी सारे प्रिवेलिंग और नॉन सिस्टम से कहीं ज्यादा एक अच्छा सिस्टम है। अब आपको इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, इसको आप समालोचनात्मक विवेचन करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इसको समझिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एज यूजुअल जैसे आप देते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन लिख करके बोल रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप हेडिंग डालिए कि कंक्लूजन है, मेन बॉडी है या इंट्रोडक्शन है। आपको हेडिंग नहीं डालनी है, मैं केवल आपको समझने के लिए ये हेडिंग्स डाल रहा हूँ, जैसे आप उसको डिमार्केट कर सकें कि हम कहाँ क्या लिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ क्या लिखना है। आपको यही पैटर्न पे नहीं लिखना, आपको सिर्फ पैराग्राफ लिखना है। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बना दीजिए, बट द थिंग इज ये इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न द कंट्री और द स्टेट। सिंपल गवर्नमेंट की डेफिनेशन दे दी मैंने। ठीक है, इसके बाद आप बताइए कि कितने तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एटसेट्रा। तो इतने वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपने देखी हैं या कहीं ना कहीं प्रिवेलिंग है। अब आपको बताना है, चूंकि अब क्वेश्चन की लाइन पर अब आ जाइए, तो इंट्रोडक्शन में हमको उस लाइन को भी कहीं ना कहीं लाना होता है। तो इन कंपैरिजन टू अदर्स डेमोक्रेसी सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन वाली लाइन को जस्टिफाई करना है थर्ड लाइन में, यानी कि इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन पर। और हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जितने अन्य उपलब्ध गवर्नमेंट के मॉडल हैं उनमें से डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है, क्योंकि ये लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करती है, भले ही वो पॉलिटिकल ऑफिस में हो या ना हो। ठीक है, अब आते हैं इसकी मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में आप लिखिए कि डेमोक्रेसी में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं और क्यों ये बाकी सिस्टम से अच्छी है। ये तीनों पार्ट को आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पॉजिटिव्स हैं डेमोक्रेसी के? पहला है कि फ्रीडम। डेमोक्रेसी में लोगों के पास फ्रीडम है, पीपल्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मेनी अदर फ्रीडम्स। तो सबसे पहली बात, अन्य मॉडल्स जो हैं उनसे कहीं ज़्यादा फ्रीडम लोगों को डेमोक्रेसी के फॉर्म में मिल रही है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल। इसमें पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन है, लोग अपने मन के लोगों को चुन रहे हैं और वो उनके लिए गवर्नेंस कर रहे हैं। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, अन्य फॉर्म से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। आप डिक्टेटरशिप देखिए, आप एरिस्टोक्रेसी देखिए, आप ऑटोक्रेसी देखिए, कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और पीपल्स का पार्टिसिपेशन है। इसके साथ साथ ये ह्यूमन का, लोगों का, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट भी करते हैं और प्रमोशन भी करते हैं। बाकी मॉडल्स में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ही ब्रॉड लेवल पर दिखाई देता है। लास्ट, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसमें जनता की भागीदारी होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और उसके साथ मिल करके ही डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स मैंने बता दिए, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव्स में आ जाइए। नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे नेगेटिव बात क्या है कि ये मेजॉरिटी बेस्ड है। ठीक है ना, मेजॉरिटी बेस्ड है क्या मतलब? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जो एक वोट भी ज़्यादा पा गया जीत गया, लेकिन वो जो जीता है क्या वो आधे से ज़्यादा लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? नहीं, केवल उसकी पास मेजॉरिटी, इसलिए वो रूल कर रहा है। तो ये वास्तव में उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है जो माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी, जो चुनाव हो रहे हैं, जो लोग पॉलिटिकल एरिना में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कास्ट फैक्टर, क्रीड फैक्टर और अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं, जो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हेल्दी रिप्रेजेंटेशन को शो नहीं कर सकता। डिसीजंस डिलेड होते हैं क्योंकि लोगों से पूछना है, कंसल्टेशन प्रोसेस है और डिसीजंस डिलेड करते रहते हैं, इस वजह से लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुछ कमियां बता दी। अब आ जाइए क्वेश्चन के उस पार्ट पर जहां ये कह रहा है कि अदर देन दैट इट इज द वर्स्ट फॉर्म।
तो हम ये बताएंगे कि क्यों ये बाकी सबसे बेहतर है जो प्रिवेलिंग सिस्टम है। तो अब आप बताइए कि बट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। इन बोथ मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप द रूलर, इंडिविजुअल और ग्रुप wields absolute power and people have no remedy against the misuse। पहली बात तो जब कुछ लोगों का शासन होगा या राजा का शासन होगा या डिक्टेटर का शासन होगा तो पावर वहीं पर केंद्रित होगी और लोगों के पास इनके अगेंस्ट कोई भी पावर नहीं होती है। और एक लाइन बहुत सिंपल जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट करती है। क्योंकि शक्ति का केंद्र एक जगह बन गया तो भ्रष्ट होना बेसिक है, होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम्स नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, जो मैंने बताया कि आपको डेमोक्रेसी में मिल रही है। दूसरा मेजर पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी में एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, सब समान है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समूह, जात, लिंग आदि के हों, लेकिन सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं, सबको फ्रीडम्स मिली हुई हैं, सबके पास एक्सप्रेशन की पावर है, सब लोग कंट्री में कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन ऐसी फ्रीडम्स, ऐसी पावर्स अदर फॉर्म्स में नहीं है। लोगों की डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरा, अगर लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाए रखना है तो लोगों को अवेयर रहना होता है। ठीक है, और लोग अगर अवेयर होंगे तो वो डेमोक्रेसी पर कांस्टेंट चेक रख सकते हैं। लेकिन अन्य फॉर्म्स में लोग जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उस पर चेक मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये तीसरा बड़ा रीजन है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बहुत सिंपल सी लाइन है, डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट एंड देयर आर फ्यू स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज, क्योंकि क्वेश्चन उसकी बात कर रहा है। ठीक है, विच इफ ट्राइड कैन बी इग्नोर्ड आउट। ठीक है, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं लेकिन उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारे फॉर्म से इसमें काफी अच्छाइयां हैं। At the same time, despite all its perfection, it continues to be the best possible alternative provided transparency, accountability, citizen participation, etc. ठीक है, अब बाकी इसमें आप इंडिविजुअल डिग्निटी और वगैरह वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिवेलिंग गवर्नेंस मॉडल्स। अच्छा, एक चीज़ और भी है जिसमें आप एक कोटेशन भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में कि द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की समस्याओं का हल है और अधिक लोकतंत्र। तो जितना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती जाएगी उतनी ज़्यादा लोकतांत्रिक समस्याओं का हल होता जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको ये दो क्वेश्चंस, उनका इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन डिस्कस किया। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और एक दो बार अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक दो बार सुन करके अच्छे से फिर आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक आप ये दोनों आंसर्स लिख करके दिखा देंगे और इसी तरीके से अगले शेड्यूल में हम आपको अगला टॉपिक कवर करेंगे कल के लिए जो भी आपके शेड्यूल में होगा। थैंक यू।